द टीचर्स यूट्यूब चैनल। सीडीपी के आज हम 30 क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। यह है हमारा 4th लेक्चर है, इससे पहले 3 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन, विकास यानी कि डेवलपमेंट एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें स्पेस परिवर्तन शामिल है। इसको थोड़ा इजी वे में बता देता हूँ। देखिए, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूसली चलने वाला एक प्रोसेस है। डेवलपमेंट यानी कि विकास, ठीक है। तो उसमें किस प्रकार के परिवर्तन शामिल हैं, तो ध्यान दीजिएगा। उसमें क्वांटिटी और क्वालिटी यानी कि आपका गुणात्मक और परिणामात्मक, तो दोनों प्रकार के इसमें शामिल हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो और आप इंग्लिश मीडियम में ही इसको करना चाहते हैं तो देखिए, फ़िलहाल तो हम हिंदी मीडियम में ही कंटेंट अवेलेबल करवा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी कंटेंट राइटर की भी कमी चल रही है। तो हमें ही खुद तैयार करना होता है और टाइम बहुत कम मिल पाता है। तो अगर आप, मैं साथ में थोड़ा सा इंग्लिश में बोलने की कोशिश करूँगा, तो आप अगर देख कर या सुनकर थोड़ा रिलेट कर सकें तब आपकी इच्छा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत का क्या अर्थ है। देखिए, सतत क्या क्या अर्थ है। सतत का अर्थ है लगातार चलना, अर्थात पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान ना देना, यानी कि कॉन्टिन्यूसली। अगर कोई कॉन्टिन्यूसली आपका विकास हो रहा है, कोई भी कुछ भी काम लगातार हो रहा है यानी कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, तो कॉन्टिन्यूसली वर्ड के लिए आपका सतत हिंदी में इसको यूज किया गया है। मिच्योरिटी अर्थात परिपक्वता, मिच्योरिटी का हिंदी में मतलब होता है परिपक्वता के बाद क्या रुक जाता है, तो ग्रोथ यानी कि वृद्धि। तो देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक आपका विकास यानी कि आपका डेवलपमेंट जो कि बड़ा सर्कल है, और एक उसके अंदर है छोटा, यह है आपकी ग्रोथ यानी कि वृद्धि। तो जितनी भी चीज़ें हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको काउंट कर सकते हैं, तो वह क्या होगी आपकी, वह आपकी ग्रोथ के अंदर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि लंबाई का बढ़ना, मोटा होना, वेट बढ़ना, वेट कम होना, यह सब क्या हो जाता है ग्रोथ के अंदर। एक समय के बाद यह चीज़ें सब रुक जाती हैं। लेकिन जो आपका डेवलपमेंट है यानी कि जो आपका विकास है, वह क्या है, वह आपका हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि आप लर्निंग के तौर पर आपका मेंटली जो डेवलपमेंट है वह तो हमेशा चलेगा, लेकिन यहाँ पर बात करें कि मेच्योरिटी आने के बाद वह रुक जाती है। मेच्योरिटी देखिए, जैसे कि 25, 26, 27 की एज में आपकी जितनी हाइट है उतनी ही रहेगी, अप्रोक्स आपका वेट भी उतना ही रहेगा, अनटिल अनलेस कि आप खुद के ऊपर तो डिपेंड होते हैं कि आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हो, कि अगर किसी मूवी की शूटिंग करने है या किसी और पर्पज से, जैसे कि फिल्म एक्ट्रेस भी करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया कौन सी है, यानी कि वोम टू टोम्ब, यानी कि माँ के पेट से यानी कि गर्भ से और आखिरी सांस यानी कि आपके कब्र तक जब आप चले जाते हैं दुनिया से, तब भी तब स्टॉप होती है ये सब चीज़ें, तो वह कौन सी प्रक्रिया है, तो विकास। विकास का क्या मतलब है, डेवलपमेंट। यह दो चीज़ें हैं, बार बार बोल रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन आकर फंसता है और बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं। तो एक होता है आपका ग्रोथ यानी कि आपकी वृद्धि, और यह रहा आपका ग्रोथ, और एक आपकी विकास यानी कि डेवलपमेंट। तो क्या है आपका जो डेवलपमेंट है यानी कि विकास है, वह पूरी ज़िंदगी भर आपका चलेगा, गर्भ से कब्र, वोम टू टोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि किसका भाग होती है, विकास का भाग होती है, यानी कि यह है आपके बीच में है ग्रोथ यानी कि वृद्धि, और यह है आपका बड़ा पार्ट है डेवलपमेंट यानी कि आपका विकास। आनुवांशिकता से कौन संबंधित है, वृद्धि। अब जेनेटिक देखिए कि जैसे कि आपके पापा अगर 6 फीट के हैं, तो हो सकता है कि लड़का भी 6 फीट के आसपास चला जाए। बहुत सारे केस में ऐसा भी देखा गया है कि अपनी मम्मी पर चले जाते हैं, जैसे कि 5, 5.5 फीट की हाइट वहीं पर रुक जाती है लड़के की भी। मोस्टली लड़कियों में तो होता ही ऐसा है। तो क्या हमारे जो जेनेटिक्स है, तो वह हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, और वह सब आते हैं हमारी वृद्धि के अंदर। मोटा होना, पतला होना, लंबा होना किससे संबंधित है, तो अभी बात की थी हमने वृद्धि से यानी कि ग्रोथ से, और एक टाइम के बाद यह सब चीज़ें रुक जाती हैं। हमारा 8th क्वेश्चन, वृद्धि और विकास यानी कि आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट में से एक समय के बाद कौन सी प्रक्रिया रुक जाती है, तो वृद्धि। ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है। अगर क्वेश्चन यह आ जाए कि कौन सी प्रक्रिया एक समय के बाद भी नहीं रुकती, तो वह होगा आपका विकास यानी कि डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक कंटिन्यूसली प्रोसेस है जो कि हमेशा चलता है, और यह आपका, क्या जीन पियाजे ने इसको कंटिन्यूसली प्रोसेस माना है, नहीं, जीन पियाजे ने इसको डिसकंटिन्यूसली प्रोसेस माना है। हमारा 9th क्वेश्चन, किसका केवल आकलन किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विकास यानी कि डेवलपमेंट को हम सिर्फ आकलन कर सकते हैं, यानी कि एक आइडिया लगा सकते हैं रफली, लेकिन उसको हम माप नहीं सकते। अगर हम माप सकते हैं तो किसको, ग्रोथ को यानी कि वृद्धि को।
10th क्वेश्चन, WHO के अनुसार किशोरावस्था की आयु वर्ग कितना होता है? 10 से 19 साल। आपको वैसे तो 12 से 18 पढ़ते हैं हम CDP के अंदर, लेकिन WHO ने कितना माना है? 10 से 19 साल। हमारा 11th क्वेश्चन, किस अवस्था में बच्चा नकल करके सीखता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से मैं आपका एक क्वेश्चन और बताऊंगा इसके साथ, ध्यान दीजिएगा। किस अवस्था में सीखता है? 2 से 6 साल की उम्र में बच्चा नकल करता है, नकल करके सीखता है। किसकी नकल करता है? मोस्टली अपने मम्मी पापा दादा दादी जो घर पे होते हैं उन्हीं की नकल करके सीखता है। जब स्कूल में जाने लगता है तो टीचर्स की भी नकल करता है बच्चा। इससे पहले जब 0 से 2 यानी कि जन्म से जो पहले 2 साल हैं बच्चे के, तो वह कैसे सीखता है? तो वह अपने सेंसेस से सीखता है। और अगर क्वेश्चन यह आ जाए कि पहले 2 सालों में यानी कि 0 से 2 सालों में बच्चे के लिए टीचर का, एक अध्यापक का काम कौन करता है? तो उसके सेंसेस, उसकी ज्ञान इंद्रियाँ ही उसका काम करती हैं। अपने हाथों से सीखता है, अपनी आँखों से सीखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा 12th क्वेश्चन, विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली है आपकी शेष अवस्था जो कि 0 से इन्फेंसी, जो कि 0 से 2 साल की। फिर आपकी पूर्व बाल्या और उत्तर बाल्यावस्था, तो यह है आपकी तो यह कितनी हो जाएगी आपकी? 2 से 6 और 6 से 12। और फिर आपकी किशोरावस्था, यह कितनी आपकी? 12 से 18 साल। गेम्स या फिर स्पोर्ट्स खेलना, इसकी क्या उम्र होती है? तो उत्तर बाल्यावस्था यानी कि आपके 6 से 12 साल। स्कूल गोइंग, यह भी आपकी यही होती है, 6 से 12 साल। देखिए गोल्डन पीरियड किस अवस्था को कहा गया है? वेरी वेरी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 12 से 18 साल की जो किशोरावस्था होती है, इसमें आपको क्या बोला जाता है? गोल्डन पीरियड इस एज में बोला गया है। और तूफान की सबसे उम्र कौन सी होती है? तूफान वाली अगर एज पूछ ले तब भी आपकी 12 से 18 साल ही किशोरावस्था रहेगी। अगर पूछ ले आइडेंटिटी क्राइसिस कि मैं कौन हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन जब बच्चा करता है तो भी वह एज क्या होगी? 12 से 18 साल होगी। ओके चलिए, स्कूल में यूनिफॉर्म आवश्यक है, पर एक अध्यापक के लिए टीचिंग टेक्निक में यूनिफॉर्म आवश्यक है या नहीं, बताइएगा। यानी कि कोई स्कूल है उसके अंदर यूनिफॉर्म कोड तो है कि बच्चे आपको यह यूनिफॉर्म डाल के आनी है, लेकिन एक टीचर के पढ़ाते टाइम क्या यूनिफॉर्म आवश्यक है? तो इसका जवाब रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका टीचर का क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए कि मुझे बच्चों को इक्वलिटी के साथ पढ़ाना है, तो सबसे पहले यह होगी। देखिए आईक्यू का कंसेप्ट कब आया? 1912 में विलियम स्टर्म के द्वारा इस कंसेप्ट को लाया गया था 1912 के अंदर। थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। किन बच्चों का आईक्यू 140 से ऊपर होता है? कुछ गिफ्टेड बच्चे होते हैं, क्या ऐसे होते हैं? हाँ ऐसे होते हैं गिफ्टेड बच्चे जिनका आईक्यू 140 से ऊपर होता है। अगर बात करें एक एवरेज बच्चे की तो उसका आईक्यू कितना होगा आपका? 90 से और आपका 109 तक होगा। ठीक है, अगर बात करें हम डल बच्चे की तो उसका आपका 80 to 89 इतना होगा आपका, किसका? डल बच्चे का। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल एज का कंसेप्ट कब लाया गया? मेंटल एज तो सबसे पहले 3-4 प्रकार के कंसेप्ट आए जिसमें आईक्यू भी एक कंसेप्ट है। तो मेंटल एज का आया था सबसे पहले 1908 में, अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा इसको लाया गया था। यही इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों में नाम है, अल्फ्रेड बिनेट। ठीक है, 1908 के अंदर सबसे पहले लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, त्रिसिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम स्टर्नबर्ग के द्वारा किया गया था। और यह रहा इसका PCA। P मीन्स प्रैक्टिकल, C मीन्स क्रिएटिव और A मतलब एनालिटिकल। तो इन्होंने एक यह थ्योरी दी थी, तो यह आपको ध्यान रख लेना है। विलियम स्टेनबर्ग के द्वारा इस थ्योरी को प्रतिपादित किया गया था, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। किसके अंतर्गत बच्चा पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जोड़ता है? तो एसिमिलेशन यानी आत्मसात। यह वर्ड आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ध्यान रखना है, लेकिन इंग्लिश में अगर आप ध्यान रख रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हिंदी में इनके थोड़े से अजीब से नाम हैं। लेकिन मैं हिंदी भी लिख देता हूँ और इंग्लिश भी लिखने की कोशिश करता हूँ। तो एसिमिलेशन इसको बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक बच्चा है और एक बच्चे ने आज अपनी गली में एक ब्लैक डॉगी को देखा। क्या देखा आज उसने? एक ब्लैक डॉगी को देखा। ये रहा हमारा प्यारा सा डॉगी, ये रहे इसके छोटे छोटे 2 कान। ठीक है, उसने आज एक ब्लैक डॉगी को देख लिया। तो उसने आज फर्स्ट टाइम किसी डॉगी को देखा है। तो उसने 3-4 दिन के बाद एक और डॉगी देखा। अब वह ब्लैक डॉगी नहीं था, वह था आपका वाइट डॉगी।
तो उसके दिमाग में अब कंसेप्ट बन गया कि अच्छा पहले यह ब्लैक था, अब यह है वाइट। तो अब वह उसकी पुरानी जानकारी जो कि उसके पास सिर्फ इतनी थी कि एक ब्लैक डॉगी होता है, तो अब उसके पास एक नई जानकारी और हो चुकी है कि अच्छा एक वाइट यानी कि डॉगी वाइट कलर का भी हो सकता है। अब वह सोच भी सकता है कि ओके ब्राउन कलर का भी डॉगी हो सकता है। तो उसने पुरानी जानकारी में एक नई जानकारी को ऐड कर दिया, तो इसी को बोलेंगे एसिमिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में एक बच्चे की इंद्रियां ही उसकी शिक्षक होती हैं? तो अभी हमने पहले ही इस क्वेश्चन को किया था, 0 से 2 साल जो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज है, इसको इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। तो जन्म के जो पहले 2 साल है, इस अवस्था में इंद्रियां ही बच्चे की शिक्षक होती है। किस मनोवैज्ञानिक ने भाषा पर जोर दिया? बताइए बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाइगोत्स्की साहब ने भाषा पर काफ़ी जोर दिया है, भाषा को सबसे बड़ा यंत्र माना है। किसने? वाइगोत्स्की साहब ने। और अगर बात करें सामाजिक की, तो सामाजिक बच्चा समाज से ही सीखता है, सामाजिक सांस्कृतिक इस जो ये सिद्धांत है वह भी किसने दिया? वाइगोत्स्की साहब ने दिया था। देखिए सामाजिक में एक वर्ड आ रहा है समाज, और समाज में ही जो गोत्र होते हैं, वाइगोत्स्की गोत वर्ड को उठाइए और समाज दोनों को रिलेट कर दीजिए, क्योंकि समाज में ही तो गोत्र देखे जाते हैं। तो समाज में ही क्या होगा, जो ग्रुप लर्निंग है वह भी वाइगोत्स्की साहब का है। अब समाज में ही तो एक प्रकार से ग्रुप बनते हैं कि लोग बैठते हैं, मिलते हैं, तो वहाँ से आप इन सब चीज़ों को एक दूसरे के साथ रिलेट कीजिएगा, सामाजिक के साथ, भाषा के साथ, ग्रुप लर्निंग, वाइगोत्स्की साहब। हमारा 24वां क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चे का विकास कौन सी परिस्थिति में, यहाँ पर परिस्थिति है ये में संभव है? तो सामाजिक परिस्थिति, क्योंकि इन्होंने सामाजिक पर संस्कृति इस प्रकार से इन्होंने काफ़ी जोर दिया है। कोहलबर्ग के पूर्व परांगत प्री कॉन्वेंशनल लेवल अवस्था का समय क्या है? तो कोहलबर्ग की जो कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं इन्होंने बताया है। तो पहली है इनकी 4 से 10 वर्ष, और इसके भी आगे 2 स्टेजेस हैं। तो यानी कि कोहलबर्ग की 3 अवस्थाएं हैं, और प्रत्येक के आगे 2-2 चरण हैं, तो 6 अवस्थाएं एक प्रकार से बन जाती हैं। चलिए, डिसकैलकुलिया यह क्या है? तो यह एक बच्चों से संबंधित एक वर्ड है। तो इसके अंतर्गत कौन से बच्चे स्पेशली रखे जाते हैं? जिनको गणित, अंक गणित समझने में कठिनाई होती है, तो उनको हम बोलते हैं डिसकैलकुलिया। यह आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पिछली वीडियो में भी हमने कुछ एक शायद जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाते उसका एग्जाम्पल लिया था, इसमें हमने इसका लिया है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। यह टोटल आपके 21 टाइप्स हैं, तो आप इनको अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा। RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आया था, उसके अनुसार प्राथमिक स्तर पर कितने बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए? तो 30 बच्चे होने चाहिए क्लास में, उनके ऊपर एक टीचर होना बहुत ज़रूरी है। किसके अनुसार? राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि 2009 में आया था और 2010 में लागू किया गया था। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन थे? तो जॉन डेवी थे। इसको भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक। चलिए, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार शिक्षा का प्रारंभिक चरण क्या है? शिक्षा का प्रारंभिक चरण, तो शिक्षा का प्रारंभिक चरण है आपका 8 साल से 11 साल के जो बच्चे होंगे, यानी कि जो ये 3 साल है, 9, 10 और 11, तो यह आपका शिक्षा का फर्स्ट स्टेज है, प्रारंभिक चरण है। इससे पहले भी एक स्टेज है, लेकिन उसको हम मूलभूत चरण बोलते हैं, मूलभूत यानी कि आपका बेसिक स्टेज उसको बोलते हैं। आपकी फर्स्ट जो प्रारंभिक चरण वह क्या रहेगा? 8 से 11 साल। हमारा लास्ट क्वेश्चन, विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह किस महान वैज्ञानिक ने कहा? तो जीन पियाजे साहब ने क्या कहा था कि विकास यानी कि डेवलपमेंट एक लगातार चलने वाला प्रोसेस नहीं है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन किए हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि आपके 30 में से कितने मार्क्स अभी आए हैं। ओके, अगर आपके कम मार्क्स आए हैं तो आप डोंट वरी, क्योंकि हो सकता है कि आप नए नए इस फील्ड में हो, या फिर आपको पहले अच्छे तरीके से कोई कंसेप्ट करवाने वाला, समझाने वाला, वीडियो को दिखाने वाला ना मिला हो। तो चलिए, फाइनली आप एक अच्छे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको टीचिंग मेथड और जितनी भी जानकारी हम आप लोगों के साथ साझा करते हैं वह आपको बहुत अच्छे तरीके से लगातार आपको समझ में आ रही होगी। तो एक छोटी सी प्रे आप सबके लिए कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, तो या आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और बहुत कम समय में आपके हाथ में एक गवर्नमेंट जॉब हो, और तब आप द टीचर्स के प्लेटफॉर्म पर हमें मिठाइयाँ खिलाने के लिए ज़रूर आओ, है ना? आओगे या नहीं आओगे, कमेंट करके बता दीजिएगा।
तो बस यही दुआ है, आप पढ़ते रहिए। कभी थोड़ा कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी क्योंकि फैमिली वाले हो आप, हो जाता है कि फैमिली में हर एक प्रकार की काम चलते हैं, समस्याएं भी आ जाती हैं। तो फिर भी जितना हो सकता है आप मैनेज कीजिए, यकीन रखिए खुद के ऊपर। और जहाँ से जिस भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से, जिस भी बुक से आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप उन्हीं के साथ जाइए। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका जस्ट 1 लाइक हमें मोटिवेट करता है और हम आप लोगों के लिए और भी काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक शेयर, जस्ट 1 शेयर, वह भी उस इंसान तक जो वाक्य में पढ़ना चाहता है कि हाँ मुझे पढ़ना है। और आप खुद भी पढ़ते रहिए, स्टडी से कभी भी मुंह मत फेरिएगा। तो क्योंकि स्टडी ही हमारे पास एक ऐसा जरिया है जो कि आपकी गरीबी को मिटा सकती है, आपके सपनों को आप अचीव कर पाओ उसके काबिल आपको बना सकती है। तो चलिए, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।